हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। एक ऐसा चैनल जो प्रोवाइड करता है आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। और मैं हूं आपकी इकोनॉमिक्स एजुकेटर और आज हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स दैट इज एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपको ऑलरेडी कवर करा चुके हैं पार्ट 1 में फर्स्ट से लेके 10 तक के क्वेश्चंस। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है आज हम करने वाले हैं, तो होपफुली आपने वीडियो देख लिया होगा बिकॉज एज यू ऑल नो कि मेरा नाम गौरी जादौन है और मैंने बहुत अच्छे से कोशिश करी है एज एन इकोनॉमिक्स एजुकेटर कि इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन एटलीस्ट मैं आपको कोशिश करूँ कि बहुत अच्छे से आपका रेडी हो जाए, टॉप नॉच हो जाए, कि आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत ही ना पड़े जब हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन आए। राइट स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे आपको हर क्लासेस के आपको कोर्सेज बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट और बहुत आराम से देखने को मिल जाता है। फॉर सीबीएसई हम कवर करते हैं क्लासेस किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक, एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं क्लासेस 6 से लेके क्लास 12। सीबीएसई के अलावा वी ऑल्सो फॉलो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स लाइक एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो ये सारे बोर्ड्स की क्लासेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। साथ ही में स्टूडेंट्स आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, दैट इज ई नोट्स एंड ई बुक्स। उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, तो जल्दी से जाके आप उसको भी देख सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो पार्ट 1 इज ऑलरेडी डन, जल्दी से पार्ट 2 शुरू करते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास आ रहा है, व्हाट इज सेक्टरल कंपोजिशन ऑफ एन इकोनॉमी? इज इट नेसेसरी दैट द सर्विस सेक्टर शुड कंट्रीब्यूट मैक्सिमम टू जीडीपी ऑफ एन इकोनॉमी? कमेंट। अब ये क्या होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस कैसे होते हैं? किसी को पता है ऐसे क्वेश्चंस कौन से होते हैं? बेसिकली ये क्वेश्चंस होते हैं कि आपने कितना सब्जेक्ट को समझा है। आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे पहले तो एक पूरा स्टेटमेंट गिवन है, आपको मुझे कमेंट करके बताना है दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इट। ये मतलब प्योरली आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि आप क्या समझते हो इससे। वो ये नहीं पूछ रहे कि बुक में क्या गिवन है, दे आर आस्किंग व्हाट यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस। तो उसके डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस रह सकते हैं। सो ये डिफाइन करता है कि आपने कितना सब्जेक्ट को समझा है। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज सेक्टरल कंपोजिशन? इसका मतलब क्या है कि हमारे इकोनॉमी में डिफरेंट सेक्टर्स रहते हैं। प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शरी सेक्टर है, राइट? तो आपको मुझे बताना है कि डिफरेंट सेक्टर्स अलग अलग तरीके से जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। ये हमारा पहला पॉइंट है। अब क्या पूछ रहे हैं वो लोग, इज इट नेसेसरी दैट द सर्विस सेक्टर शुड कंट्रीब्यूट मैक्सिमम? क्या ये जरूरी है कि सर्विस सेक्टर को सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहिए? ये हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, राइट? सो लेट्स गो स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है कि सेक्टरल कंपोजिशन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इट बेसिकली मींस कि किस तरीके से आप अपनी इकोनॉमी में देखते हैं कि कौन से सेक्टर्स कितना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। सो दैट इज वाई यहाँ पे क्या लिखा है, द सेक्टरल कंपोजिशन ऑफ एन इकोनॉमी इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स टू टोटल जीडीपी ऑफ एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। कि डिफरेंट सेक्टर्स में कौन कौन से जो सेक्टर्स होते हैं जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं इन अ ईयर। क्योंकि इन ईयर हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना कि कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। तो पहले तो एग्रीकल्चर सेक्टर देता था, लेकिन अभी के फिलहाल में कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है? सर्विस सेक्टर, राइट? लेकिन हम लोग क्यों डिसाइड करते हैं? जीडीपी तो आप सबका देखो ना एक करके, आप अलग अलग ऐसे डिवाइड क्यों कर रहे हो? इसलिए देखते हैं ताकि हमें पता चले कि कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा डेवलप कर रहा है और रिजल्ट्स दे रहा है। तो हमने देखा कि सर्विस सेक्टर जो है कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा अच्छे से और तेज स्पीड में डेवलप कर रहा है। सो अगर हम बात करते हैं द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर की हम बात करते हैं जीडीपी। Yes, it is necessary for the service sector to contribute the maximum to the total GDP at the later stages of the development. Because service sector का मतलब ही क्या होता है? These are auxiliaries to trade. इसका मतलब क्या है? आपकी ट्रेडिंग के लिए, आपकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, आपका सामान कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, ये सारी जो सर्विसेज रहती हैं, ये किसका पार्ट है? सर्विस सेक्टर का। इसमें बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, ठीक है, एडवर्टीजमेंट, ये सारी चीजें इसी में आती हैं सर्विस सेक्टर में। तो अगर इसको बूस्ट मिल रहा है मतलब कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर भी इंप्रूव कर रहा है। बिकॉज आपको पता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर मेरा एक प्राइमरी सेक्टर है जहाँ पे हम लोग बेसिकली रॉ मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर मेरे पास सेकेंडरी सेक्टर आता है जहाँ पे उन रॉ मटेरियल से मैं सामान बनाती हूँ, यानी मैन्युफैक्चर करती हूँ। और लास्ट स्टेज मेरे पास क्या आता है? सर्विस सेक्टर, जिसको हम लोग टर्शरी सेक्टर बोलते हैं। यहाँ पे एक्चुअली में गुड्स सप्लाई किए जाते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। तो अगर मेरा ये अच्छे से डेवलप कर रहा है कहीं ना कहीं मतलब मेरी दोनों चीजें भी ढंग की चल रही हैं। सो दैट इज वाई हम ये हमेशा बोलते हैं कि सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन हमेशा अच्छा माना जाता है, राइट? सो दिस फिनोमेनन टर्म्ड एज स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या होता है कि बेसिकली वी वांट पीपल टू शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर, कि उधर से शिफ्ट आए, कि जीडीपी का सबसे ज्यादा अगर हम ग्रोथ रेट बोलें कौन सा सेक्टर करे, दैट इज योर सर्विस सेक्टर। क्लियर? सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से।
डन स्टूडेंट्स? This implies that gradually the country's dependence on agriculture sector is shifting from maximum to minimum, and at the same time there is an increase in the share of industrial and service sector in the total GDP. This structural transformation together with economic growth is defined as economic development. तो हम वैसे भी हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में तो हमारा ऑलरेडी 75% पॉपुलेशन है और हम चाहते थे कि वहां से बर्डन थोड़ा शिफ्ट हो, बिकॉज अगर एग्रीकल्चर सेक्टर ढंग से परफॉर्म नहीं किया तो कहीं ना कहीं मतलब आपकी आधी से ज्यादा पॉपुलेशन ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रही, मतलब डेमोग्राफिक कंडीशन हमारी सफर करेंगी. दैट इज वाई हम चाहते थे जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन हो कुछ इस तरीके से हो कि एटलीस्ट एवरीवन इज इन अ स्टेबल सिचुएशन. सो दैट इज वाई यू वांटेड अ ग्रेजुअल शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी. तो अगर हमारा सर्विस सेक्टर एक तरीके से बूस्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं सर्विस सेक्टर में लोग भी बढ़ रहे हैं. दैट इज वाई उसका एक रीजन है कि जीडीपी में उसका ग्रोथ हो रहा है. सो वी वांटेड पीपल टू शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू डिफरेंट सेक्टर्स एज वेल. राइट, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से. डन. क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास. Why was public sector given a leading role in industrial development during the planning period? So as we all know कि initially जब हमारा eve of independence हमने जो पहला चैप्टर पढ़ा था कि we got a very backward and a stagnant economy, और उस टाइम पे रिसोर्सेज भी बहुत कम थे. इंडिया में ऐसा कोई मार्केट नहीं था बिकॉज लोग के पास इनकम नहीं थी. इतना ज़्यादा हंगर स्ट्राइक तो नहीं बोलेंगे लेकिन ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमाइंस वगैरह हो रहे थे. तो एक हंगर और पॉवर्टी ये सारे इश्यूज बहुत ज़्यादा थे. तो ऐसे में लोगों के पास पैसे नहीं थे कि भैया वो इंडस्ट्री के बने हुए ज़्यादा गुड्स खरीदे ऐशो आराम करें. नहीं, उनका ये था कि पहले बेसिक नेसेसिटीज़ को ही हम लोग पूरा कर लें. तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के पास ऐसा कोई मार्केट भी नहीं था कि जहाँ पे वो सामान बना के बेचें, बिकॉज कोई खरीदने वाला तो है नहीं. तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा इंटरेस्ट शुरुआत में लेता नहीं था कि कौन इतना रिस्क ले. इसलिए क्योंकि हमें पता है कि गवर्नमेंट सेक्टर ही ऐसा सेक्टर है जो वेलफेयर के लिए काम करता है लोगों के लिए. तो सबने किससे उम्मीद लगाई? गवर्नमेंट से. तो इसलिए इनिशियल ईयर्स में जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है वो ज़्यादा खुलने लगे और पब्लिक सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा था. उनके अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें चलती थी बिकॉज उतना रिस्क लेना, उतना रिसोर्सेज एम्प्लॉय करना, इन्वेस्टमेंट करना उस टाइम फ्रेम में सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर के हाथ में ही था. यानी गवर्नमेंट सेक्टर ही वो चीज़ को हैंडल कर सकती थी. So Indian economy conditions were very poor and weak during the time of independence, जैसे मैंने अभी आपको बताया. Neither the foreign reserves were sufficient nor did the India have international investment credibility. मतलब हमारे कोई ऐसे गुड्स भी नहीं थे जो इंटरनेशनल मार्केट में सस्टेन कर पाए. नेक्स्ट क्या था मेरे पास? इन द वेक ऑफ सच पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस द पब्लिक सेक्टर्स वर द वन हु हैड टू टेक द इनिशिएटिव. बिकॉज प्राइवेट सेक्टर तो लेगा नहीं, वो रिस्क क्यों लेगा? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इज फॉर प्रॉफिट मेकिंग, नॉट फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. नेक्स्ट क्या है मेरे पास? द फॉलोइंग आर द रीजंस, जो हम एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों पब्लिक सेक्टर को हमने इंपॉर्टेंस दिया. नीड ऑफ हैवी इन्वेस्टमेंट. अभी मैंने आपको बताया कि पब्लिक सेक्टर इतना ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रही थी बिकॉज उनको पता कि कहीं ना कहीं लॉस होने के ज़्यादा चांसेस हैं. लोगों के पास पैसा है नहीं तो कहाँ से हमें रिटर्न मिलेगा? हमने पढ़ा है ना इनकम फ्लो कैसे करती है. हाउस होल्ड सेक्टर से हमने पढ़ा है कि किस तरीके से हमारा फर्म्स में जाता है, फर्म से पैसा फिर से हाउस होल्ड्स के पास आता है. वी हैव सीन हाउ द इकोनॉमी फंक्शंस एंड कैसे इनकम का जनरेशन होता है. तो उन्हें पता था कि इनकम जनरेशन नहीं होने वाला है. सो दैट इज वाई प्राइवेट सेक्टर इतना पार्टिसिपेट करता ही नहीं था. तो उसका पहला रीजन क्या था? बहुत ही ज्यादा हेवी इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट था. सो देयर वाज एन अर्जेंट नीड ऑफ ह्यूज इन्वेस्टमेंट for industrial development, and for the private sector to invest such a big amount was almost impossible. Further, these projects involved a high risk and also these projects came with a long gestation period. मतलब इतनी जल्दी आपको प्रॉफिट भी नहीं मिलने वाला. Hence the government stepped in and played a leading role for providing the basic framework of heavy industries. तो इसलिए फिर हमारे पास महारत्न आए, फिर मिनी रत्न आए, ऐसे करके हमने धीरे धीरे सेटअप करना शुरू कर दिया था. सो इसमें किसने सबसे ज़्यादा ह्यूज एक इन्वेस्टमेंट किया, बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया? दैट इज द पब्लिक सेक्टर. राइट, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से सभी. डन. नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन फास्ट without wasting any time. Done. And now we have is low level of demand. मैंने अभी आपको क्या बताया कि भाई इंडिया में ऐसा कोई मार्केट ही नहीं था जहाँ पे इतना ज़्यादा लोग खर्च करने को रेडी हों. अभी आप देख सकते हो हमारा मार्केट कितना फ्लरिश हो गया है. भाई हम सब खरीद लेते हैं,
हमारा मन होता है, अगर हम चाहे वो EMI पे खरीदें, कैसे भी खरीदें, लेकिन हम धीरे धीरे करके सब खरीद ही लेते हैं, बिकॉज हमारा मार्केट बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया कि उनको वैरायटी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो वी हैव अ वेरी डिमांडिंग कस्टमर्स इन इंडिया नाउ। लेकिन इनिशियली ऐसा फेस नहीं था, बिकॉज लोगों के पास इतनी इनकम ही नहीं थी कि वो इन सब चीज़ों के लिए डिमांड भी करें, तो मार्केट नहीं रहता था। तो जब मार्केट नहीं तो इंडस्ट्री सेटअप क्यों करेंगे प्राइवेट सेक्टर, राइट? सो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस अ मेजर पार्ट ऑफ अ पॉपुलेशन वॉज पुअर and had significant lower level of income, resultant to which there was low level of demand. अगर income नहीं तो demand कहाँ से आएगी? So there was no impetus of any private sector to undertake investment in order to fulfill these demands. Thus, India found itself to be trapped into a vicious circle of low demand. The only way to encourage demand was investments to be made by the public sector. Vicious circle का मतलब क्या होता है? Vicious means something bad. तो मतलब एक बुरा हो रहा है तो दूसरी चीज बुरी हो रही है, तो ऐसे सर्कल में फंसते हुए चले जाते हैं, दैट इज विशियस सर्कल। तो हम बेसिकली ऐसे सर्कल में पहुंच गए थे, यहाँ पे लोग पुअर हैं, उनके पास इनकम नहीं है, इनकम नहीं है तो डिमांड नहीं है, अगेन डिमांड नहीं है, वो फिर से पुअर हो रहे हैं, पुअर हो रहे हैं, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, डिमांड नहीं हो रही, तो ये सर्कल बनता चला जाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? विशियस सर्कल। क्लियर? तो मैंने अभी आपको बताया था, जब लोगों के पास इनकम नहीं होगी, इनकम नहीं तो डिमांड नहीं होगी, डिमांड नहीं होगी तो इकोनॉमी फंक्शन नहीं करेगी, इकोनॉमी फंक्शन नहीं करेगी तो रिस्क कौन लेगा? प्राइवेट सेक्टर तो नहीं लेगा, बचा कौन? पब्लिक सेक्टर, राइट? क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। डन। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट दैट ग्रीन रेवोल्यूशन अनेबल द गवर्नमेंट to procure sufficient food grains to build its stock that could be used during the times of shortage. हम बेसिकली यहाँ पे बात कर रहे हैं बफर स्टॉक की। किसकी? बफर स्टॉक की। बफर स्टॉक का मतलब क्या होता है? इनिशियली जब हम बात कर रहे हैं, हमारे पास मार्केटेबल सरप्लस ही नहीं हुआ करता था। मतलब हम लोग को 75% लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, लेकिन फिर भी हम लोग बाहर के देशों पर निर्भर कर रहे हैं कि वो हमें फूड क्रॉप्स देंगे। तो ये हमारी हालत हो गई थी, इवन दो कि 75% ऑफ द पीपल वर इन्वॉल्व। इसका मतलब क्या हो रहा था कि कहीं ना कहीं सफिशिएंसी नहीं है, हम लोग ढंग से काम नहीं कर पा रहे या ढंग से मैनेज नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहाँ पे अधिकतर जो फार्मिंग होती थी ना, वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए होती थी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लिया कि फार्मर्स को प्रमोट करें कि आप सिर्फ खुद के लिए नहीं, आप लोगों के लिए बनाओ, उसको एक बिजनेस की तरह देखो, प्रॉफिट मेकिंग भी हो सकती है। तो धीरे धीरे करके क्या हुआ? मार्केटेबल सरप्लस आने लग गया। मतलब अगर मैंने 100 यूनिट्स बनाए, मुझे जरूरत कितनी की? 30 की, तो 30 यूनिट्स मैंने साइड रख दिए, ठीक है? साल भर की जो जरूरत है मेरी 30 यूनिट्स है, और उससे एक्स्ट्रा भी रख लिया मैंने थोड़ा। बाकी का जो 70 यूनिट्स हैं उसको तो मैं बेच के प्रॉफिट कमा सकती हूँ ना, लेकिन ये वाला माइंडसेट लोगों का था ही नहीं। वो डेवलप किया गया है कि ये 70 यूनिट्स आप बनाओ। ऐसा क्या होता था? तो गवर्नमेंट उनसे खरीद लेती थी। क्यों? बिकॉज जब इमरजेंसी होगी तो आपके लिए गवर्नमेंट के पास स्टॉक रहता है। जैसे कि कोविड-19 में क्या हुआ था? कोविड-19 में इतने ज्यादा जो मजदूर थे, पैदल चल चल के कितने लंबे लंबे डिस्टेंस वो अपने घर पहुंचे, है ना? उस टाइम का वो पूरा जोन ही अलग था अगर हम देखें तो उस टाइम पे उनके लिए कितना मुश्किल हुआ करता था। फिर गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स निकाली कि आपको राशन मिलेगा, ये मिलेगा, बिकॉज सडनली 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए काम बंद हो जाना, बीमारी इतनी बड़ी फैल रही है, तो कैसे मैनेज करें हम अपने फाइनेंस को? तो उस केस में गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से हेल्प करने की पूरी कोशिश करी। तो उस स्टेट ऑफ माइंड के लिए अगर हमारे पास क्या होना चाहिए? बफर स्टॉक होना चाहिए। बफर स्टॉक का मतलब क्या होता है कि आपने अलग से फूड ग्रेन्स को रखा है, सामान को रखा है कि कभी इमरजेंसी होगी तो वो मेरे काम आएगा। बेसिकली क्या होते हैं? हमारी सेविंग्स होती हैं जो बुरे वक्त में हमारा साथ देती हैं। क्लियर? तो वो कब पॉसिबल होता है? जब मैं मार्केटेबल सरप्लस जनरेट करती हूँ। क्लियर? So the production of food grains was significantly increased by the Green Revolution. Green Revolution की वजह से एक सेल्फ रिलायंस वाला जो फैक्टर है वो कहीं ना कहीं डेवलप होते हुए हमें दिखा। हम लोग सेल्फ सफिशिएंट बन गए थे इन द केस ऑफ फूड ग्रेन्स। A substantial increase was witnessed in agriculture produce and product per farm land with the use of modern technology, extensive use of fertilizers, pesticides and high yielding variety seeds. Furthermore, the spread of marketing system, abolition of intermediaries and easy availability of credit has made the farmers enjoy that greater portion of marketable surplus जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से सबसे पहले क्या हुआ कि हमारा जो ग्रोथ था,
है ना, जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत अच्छे से इंक्रीज हो गई। लेकिन सेकंड चीज क्या थी, साथ साथ में आप देख सकते हो, एक तो था कि हमारा प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश करी कि किसानों को ढंग से और अच्छे से पैसा भी मिले, तो क्रेडिट सिस्टम वगैरह भी डेवलप किया कि जिससे वो अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज बहुत अच्छी करी। और साथ ही में जो इंटरमीडिएटरीज थे, जो एक तरीके से जमींदार हुआ करते, जो उनको टॉर्चर करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे, उनसे बहुत ज्यादा हैवी टैक्सेस लेते थे, उनको रिमूव किया। तो कहीं ना कहीं एक फार्मर के पास फ्रीडम आई कि वो अपनी तरह से चीजें कर सकता है। सो दैट इज वाई ये 2 पॉइंट्स एक ऐसे हमें प्रूव करते हैं कि कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर में जो इन्वॉल्वमेंट लोगों का हुआ है, इंप्रूवमेंट जो हुआ है, उसमें ग्रीन रेवोल्यूशन ने और गवर्नमेंट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल स्टार्टिंग के ईयर्स में तो बहुत एक कॉन्ट्रीब्यूशन किया ही है, राइट। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी जल्दी से। डन। All these factors enable the government to procure sufficient food grains and to build the buffer stock and to provide a support against the contingency. Contingencies का मतलब होता है according to situation. है ना, कि कभी जैसे कि कोविड-19 हमारे पास आ गया था, बोल के थोड़ी ना आती कोई बुरा वक्त कभी बोल के नहीं आएगा कि हम आने वाले हैं। तो एकदम से कोविड-19 बस आ गया, हमने रात में सुना कि अब 21 दिन के लिए भारत बंद रहने वाला है। वो 21 दिन से कब 2 महीने 3 महीने हो गए हमें पता नहीं चला। तो 21 दिन तक ही लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल था, ऐसे में 2-3 महीने बाद कैसे उनको रोकें। दैट इज ऐसा अपने घर से निकल के गाँव की तरफ बढ़ने लग गए थे, है ना। तो हमने ये सारी चीजें देखी थी, तो हमें नहीं पता कि कब हमारे पास ऐसे कोई सिचुएशन आ जाए, नेचुरल कोई क्लैमिटी आ जाए, ऐसी कोई चीज हो जाए जो हमारे हाथ में नहीं है। तो हमारे पास बफर स्टॉक होना बहुत जरूरी है ना। तो ये चीज हमने सीखी थी। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी जल्दी से। डन, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे सभी। While subsidies encourage farmers to use new technology, they are huge burden on government finances. Discuss the usefulness of subsidies in the light of this fact. अब देखो, आपको पता है कि इंडिया में एक मेजर इशू ये है कि लॉज तो बहुत अच्छे मतलब जो इंटेंशन से लॉज बनाए गए हैं बहुत अच्छे हैं। दिक्कत कहाँ आती है? इम्प्लीमेंटेशन फेज में। क्योंकि क्या होते हैं, हमारे यहाँ देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लूप होल्स फाइंड करके उसका फायदा उठाते हैं। सो इवन दो इफ द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू समथिंग गुड, क्या होता है, कुछ लोग उनका लूप होल्स का फायदा उठा के असली लोगों तक बेनिफिट्स को नहीं पहुंचते। जैसे कि सब्सिडीज वगैरह बिल्कुल लाने की कोशिश करी, इसका जो मेन बेनिफिट है वो फार्मर्स तक तो पहुंचा नहीं, बल्कि उससे क्या हुआ, वो एक बर्डन बन के रह गई। किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए। सो गवर्नमेंट स्टार्टेड विद अ गुड नोट कि सब्सिडीज प्रोवाइड की जाएंगी तो फार्मर्स का पैसा बचेगा, और फार्मर्स का पैसा बचेगा तो वो ढंग से यूटिलाइज करेंगे। लेकिन फार्मर्स तक तो सब्सिडीज पहुंच ही नहीं पा रही थी। सब्सिडीज का मतलब क्या होता है? यस, इसका मतलब क्या होता है? एक तरीके से फाइनेंशियल असिस्टेंस। इसका मतलब क्या होता है? एक तरीके से फाइनेंशियल हेल्प है ना। अगर कोई चीज 100 रुपए की मिल रही है, पर मैंने बोला कि नहीं, आप फार्मर हो, आपको सबको 50 रुपए मिलेगी, तो 100 रुपए में आप वो चीज को 2 बार खरीद सकते हो, है ना। तो आपके लिए फायदा हो जाता है। तो इस तरीके से एक तरीके से फाइनेंशियल हेल्प की तरह आप ले सकते हो कि उनके लिए चीजों को सब्सिडाइज कर दिया जाता है, थोड़ा कम दाम में दिया जाता है। क्लियर? First we have subsidy refers to providing some important inputs to farmers at a fairly concessional rate which is much lower than its market rate. मैंने अभी आपको बताया 100 रुपए की चीज़ अगर मैं 500 रुपए में, 100 रुपए की चीज़ अगर मैं आपको 50 रुपए में देने को रेडी हूँ, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब क्या है कि आई एम एबल टू सब्सिडाइज इट फॉर इट, राइट। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट इज वाई सब्सिडीज एक तरीके से मतलब क्या रहता है, ये होता है एक तरीके से फाइनेंशियल एड, या फाइनेंशियली आप हेल्प करना चाह रहे हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि आपको थोड़ा कंसेशन दिया जाता है, डिस्काउंट बेसिकली, है ना। मार्केटेबल रेट से आपको बहुत कम प्राइस में मिलता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि 100 रुपए की चीज़ आपको 50 रुपए में देने को रेडी हो जाते हैं। तो आपको फेयर प्राइसेस पे, जो मार्केट प्राइसेस से काफ़ी कम होता है, उस पर आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, राइट। सो ड्यूरिंग 1960 इन ऑर्डर टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स वर यूज्ड, लेकिन इसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी और फर्टिलाइजर्स को भी यूज़ करना पड़ता था। The role of public sector was to invest heavily so as to raise the income of people that will in turn raise the demand and so on. तो with a very good objective we started it, right? तो सबसे पहले आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से। Done? Okay. So the what are the following arguments जो एक तरीके से बताते हैं कि क्यों हम चाहते कि तो सब्सिडीज अच्छा होता है। So subsidies are very much important for marginal landholders and poor families and farmers who are unable to avail any of the essential farm inputs of the ongoing market trade.
Subsidies in 1960s was no less than an incentive for the farmers to adopt modern techniques and vital inputs like fertilizers, high yielding variety seeds, etc. The subsidies was mainly for convincing and lucrative nature, which allowed the farmers to use these modern techniques without any hesitation. तो देखो, अगर मैंने बोला है कि आपको high yielding variety seeds को यूज करना है, तो इसमें आपको समझना होगा कि इसको सिर्फ यूज करना आसान नहीं है, बिकॉज इसके साथ आपको अच्छा इरिगेशन फैसिलिटी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, हर एक चीज चाहिए। तो क्या होता था, जिस फार्मर के पास पैसा नहीं है वो झिझकता था कि हमें नहीं करना, हम ऐसे ही ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आप डरो मत, हम आपको सब्सिडीज दे रहे हैं, आपको कम प्राइस पे देंगे, आप इससे ज्यादा कमा पाओगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते थे, फार्मर्स को मोटिवेट करते थे कि आप प्लीज इस चीज को जरूर ट्राई करिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी जल्दी से। डन। Subsidies is usually given to poor farmers with the bona fide motive of reducing the inequality of income between rich and poor farmers and also to promote an egalitarian distribution of income. इसका मतलब क्या होता है, आपको पता है जो रिच फार्मर वो तो ऑलरेडी ये सारी चीज़ों का यूटिलाइजेशन करके और रिच बनता चला जा रहा है, लेकिन जो पुअर फार्मर्स हैं उनके पास ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। सो दैट इज़ वाई गवर्नमेंट चाहता था जो ये रिच और पुअर के बीच में जो गैप है उसको हमें कम करना है। सो दैट इज़ वाई वो हेल्प कर रहे थे पुअर फार्मर्स की कि वो कैसे भी करके एटलीस्ट इन चीज़ों को यूटिलाइज करना शुरू करते हैं। It is argued that the adoption of new technology and techniques are very risky and therefore only daring farmers are the one who is willingly adopting them. तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये था कि बहुत ज़्यादा रिस्की रहने वाला है, इसको नहीं करना चाहिए, तो काफ़ी लोग इसको एक तरीके से कंसीडर भी नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन मैक्सिमम ऑफ देम डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। अब मेरे पास क्या आता है कि सब्सिडीज के अगेंस्ट क्यों थे लोग, है ना, हम क्यों बोल रहे कि सब्सिडी एक बर्डन बन के रह गया। पहला रीजन क्या था, इट इज जनरली आर्ग्यूड दैट फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज आर फेवरेबल थ्रू सब्सिडीज एंड नॉट द फार्मर्स. Subsidies act as a protective shield against the marketable conditions and consequently these industries need to bother about not to bother about their market share and competition. तो सब्सिडीज जो था मेनली फार्मर्स को प्रोवाइड की जानी थी, लेकिन इसका अधिकतर फायदा तो बिजनेसमैन उठा रहे थे। नेक्स्ट चीज क्या है मेरे पास, सब्सिडीज आर ऑल्सो enjoyed by the potential farmers who do not need them. This often leads to misallocation and wastage of scarce resources. अब जो सब्सिडीज मिल रही है तो ऐसे सभी फार्मर्स को मिल रही थी, तो अगेन जो पुअर और रिच वाला फैक्टर था वो तो कई एप्लीकेशन में आ ही नहीं पा रहा था, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू था। Subsidies may lead to the wastage of resources if provided at much lower rate than the market rate. For example, subsidized electricity leads to the wastage of energy. कई बार आप ज़्यादा उनको सस्ते में चीज़ें प्रोवाइड करते हो तो वो तो बस थोक में ले लेते हैं कि चीज़ें बर्बाद करनी है, तो ये भी हमारा एक वेस्टेज है जो अच्छी बात नहीं है। It is often stated that subsidies should be provided in order to assess the benefit and feasibility of particular technique. But once the performance has been judged, subsidies should be stopped. कि देखो हेल्प जो होती है ना, आपने एक बार हेल्प कर दी समझ आता है, आप कंटिन्यूस बेसिस पे हेल्प कर रहे हो ये सही नहीं है, ये तो सिर्फ एक बर्डन हो जाएगा, है ना। एक बार जैसे कि होता है कि मैंने आपको बता दिया कि आपको ऐसे आंसर लिखना है, आपको ऐसे करना है, ठीक है, एक बार दो बार समझ आता है, लेकिन इफ एवरी टाइम आई एम टेलिंग थिंग तो ये क्या हो जाएगा, वेस्टफुल हो जाएगी चीजें, है ना, वेस्टिंग ऑफ रिसोर्सेज, वेस्टेज ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे भी वो चीज हो रही थी। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। डन। Therefore, on the basis of the above stated pros and cons of the subsidies, it can be said that although subsidies are very useful and very good for poor farmers to overcome uncertainties and contingencies, but इससे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेज ऑलरेडी इतने कम हैं, है ना, ऐसे में हम उनको फ्री में चीज़ें करें, बेसिकली बहुत कम दाम में, एक तरीके से फ्री ही हम मानेंगे, बहुत एक तरीके से अगर प्रॉपर प्लानिंग हमने नहीं करा है ढंग से, अगर हमने सही तरीके से लोगों तक, फार्मर्स तक नहीं पहुंचे, तो ये पूरा का पूरा एक वेस्टफुल एक्टिविटी की तरह कन्वर्ट हो जाता। तो कहीं ना कहीं हुआ भी, है ना, लोगों ने लूप होल्स ढूंढ के उसका फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। सो जिसके लिए हमने चीजें बनाई थी उस तक तो ये पहुंची ही नहीं, तो ये एक बिजनेस बन गया था, है ना, ब्लैक मार्केटिंग जैसे आप बोलते हो। सो दैट इज वाई सब्सिडीज को कई बार एक बर्डन के रूप में भी देखा जाता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15. Why, despite the implementation of Green Revolution, 65% of India's population continued to be engaged in agriculture sector till 1990. तो basically government चाहता था कि जो shift होना चाहिए, because so many people, more than half of the population was involved in agriculture. So government wanted कि थोड़ा equal distribution तो होना चाहिए ना, एक ही पे पूरा burden क्यों आ रहा है। लेकिन उसके बावजूद ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह आया, लोगों को समझ आया
कि हाँ यार एग्रीकल्चर सेक्टर भी एक तरीके से बूस्ट हो सकता है, लेकिन अगेन एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज्यादा ओवर पॉपुलेटेड सेक्टर हो गया था, तो गवर्नमेंट वाज ट्राइंग कि यार थोड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी आओ, थोड़ा सर्विस सेक्टर में भी आओ, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं 65% एग्रीकल्चर में ही थे। ऐसा क्यों? राइट? Although there has been a substantial increase in the agriculture produce, which has enabled India to achieve self-sufficiency in food grains, लेकिन क्या हो गया था? Increment substantial only compared to the food grains production in the past. Further, India failed to achieve structural transformation associated with the agriculture revolution and development. In simple words, industrial and service sector were not fully developed. तो एग्रीकल्चर सेक्टर ठीक है, उसमें डेवलपमेंट हुआ, लेकिन वी वांटेड टू मेक श्योर कि इक्वल टेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए पॉपुलेशन का भी। तो सब अगेन क्या हो गया था, एग्रीकल्चर में ही जाके सारी चीजें कर रहे थे। दिक्कत ये था कि ठीक है हम मॉडर्न टूल्स एंड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, फाइन, लेकिन लैंड तो हमारे पास उतना ही है ना, उसको तो हम इंक्रीज नहीं कर सकते। हम ये कोशिश कर सकते हैं कि जो मेरे पास एरिया है उसको हम लोग बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें, लेकिन लैंड एरिया तो मेरे पास कम ही है ना। सो दैट इज वाई वी वांटेड कि लोगों का थोड़ा शिफ्ट होना चाहिए। तो ऑफकोर्स जो सेल्फ सफिशिएंटी वाला फैक्टर है हमारा, ग्रीन रेवोल्यूशन ने हमें अटेन कराया, लेकिन कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा जो दो और सेक्टर्स हैं उसमें डेवलपमेंट इतना हमें देखने को मिला नहीं। So they failed to generate any significant employment opportunities to attract and absorb excess agriculture labor. तो क्या होता था, लोग बोलते थे और कोई सेक्टर तो है ही नहीं, सच यहीं पे काम कर लें। अगर हम चाहते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर से लोग उठ के दूसरे सेक्टर में जाएं, तो मुझे दूसरे सेक्टर को भी तो डेवलप करना पड़ेगा। आपने ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आया तो एग्रीकल्चर सेक्टर बूस्ट हो गया, तो वो और खुश हो गए कि हम इधर ही काम करेंगे। लेकिन जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जो सर्विस सेक्टर है, उसमें तो इंप्रूवमेंट नहीं हुआ ना जितना एग्रीकल्चर सेक्टर में हुआ। तो लोग क्यों शिफ्ट होंगे? वो एक मेजर रीजन था कि उसके बावजूद भी सब उधर ही एग्रीकल्चर में काम करना चाहते थे। हेंस द इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर ग्रोथ वाज नॉट वेरी सिग्निफिकेंट एंड हेंस फेल्ड टू एम्प्लॉय एंड अट्रैक्ट सरप्लस लेबर फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर। इसलिए कोई भी इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में काम करने को रेडी नहीं था। This may be because of the flaws in the economic policies that became the bottleneck for the growth of secondary and tertiary sector. तो क्योंकि अगर उसमें ग्रोथ नहीं होगी तो सिंपल सी बात है, जिसमें ग्रोथ है आदमी उधर ही भगता है ना। अब लोगों को ग्रोथ लगती है सर्विस सेक्टर में, तो सब लोग एग्रीकल्चर को छोड़ के सर्विस सेक्टर की तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो ऑफकोर्स जो चीज ज्यादा ग्रो करती है वही उनको फैसिनेटिंग लगती है। क्लियर? इसका जल्दी से अभी स्क्रीनशॉट लेंगे क्विकली। डन, आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 16। Though public sector is very essential for industries, many public sector undertakings incur huge losses and are a drain on the economy's resources. Discuss the usefulness of public sector undertakings in the light of this fact. तो देखो हमें पता है कि ऑफ कोर्स इनिशियल ईयर्स में हमने अभी क्वेश्चन भी देखा था कि पब्लिक सेक्टर को ज्यादा भरोसा जताएगा कि आप ही कर सकते हो, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ने तो हाथ खड़े कर दिए थे, हम नहीं करने वाले, ना इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट करेंगे, ना इतना बड़ा रिस्क उठाएंगे। तो हमने किस पे आगे भैया नजर घुमाई? पब्लिक सेक्टर पे। तो पब्लिक सेक्टर ने किया खूब अच्छे से काम करने की कोशिश, लेकिन दिक्कत क्या था, जितने होप से हमने पब्लिक सेक्टर पे बोला था कि काम होगा, उतने अच्छे से काम नहीं हुआ, बल्कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बहुत ही ज्यादा ह्यूज लॉसेस इनकर कर रहे थे। लेकिन अगर एज एन इकोनॉमी की और इकोनॉमिक्स को जितना मैंने समझा है, अगर इनिशियल ईयर्स में गवर्नमेंट वो रिस्क नहीं लेती तो ये भी नहीं हो पाता जितना आज हो रहा है ना। हम ये जरूर बोल सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर तो खूब ह्यूज लॉसेस वगैरह में चल रही थी, लेकिन उस टाइम पे रिस्क लेने को और कोई तो रेडी था भी नहीं ना। क्यों नहीं लेना चाहते? बिकॉज सबको पता था कि लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तभी तो प्राइवेट सेक्टर नहीं आ पाया ना। तो ऑफकोर्स पब्लिक सेक्टर ने काफी लॉसेस को इनकर किया, लेकिन उस टाइम पे रिस्क लेके थोड़ा बहुत भी अगर काम करना किसी के लिए पॉसिबल था, वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में था, एंड दे डिड इट, है ना। तो इवेंचुअली चीजें फिर ठीक होने लग गई, हमने रिफॉर्म्स लेके आए, हमने प्राइवेटाइजेशन किया। लेकिन इनिशियली जिसको हम लोग बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं कि जैसे कि इस क्वेश्चन में भी लिखा है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ने बहुत लॉसेस किए, बिल्कुल करेक्ट बात है, बहुत लॉसेस किए। लेकिन उस सिचुएशन में प्राइवेट सेक्टर अगर काम करने को ही रेडी नहीं था तो हम किसकी तरफ जाते? तो पब्लिक सेक्टर से जितना उन्होंने किया। दिक्कत ये थी कि पब्लिक सेक्टर में भी काफी करप्शन, काफी ये सारी चीजें आज भी हैं, पहले भी थी। उसकी वजह से जो लूप होल्स फाइंड करके जो चीजें गड़बड़ करते हैं ना, वो पूरा सिस्टम का खराब करते हैं। तो वही एक रीजन आप यहाँ पे भी मान के चल सकते हो, राइट। चलो, so although the mismanagement and wrong planning in public sector undertakings may lead to misallocation and consequently wastage of scarce resources and finances, but PSUs do have some positive and useful advantages, है ना। इसलिए उन्होंने क्या बोला कि आपको हमें कुछ अच्छी बातें ही बतानी, आप तो बस बुराई करते रहते हो, नहीं ये नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया। भाई पॉजिटिव पॉइंट भी तो बताओ,
ये नहीं किया वो नहीं किया वो तो समझ आता, लेकिन उस पॉइंट पे आपके लिए खड़ा कौन था? वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर ही थी। उन्हीं के पास इतने रिसोर्सेज थे कि वो कैसे चीजें कर पाए, रिस्क ले पाए, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर तो नहीं कर रही थी। सो दैट इज वाई पहला क्या था, हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट के लिए नहीं, सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। अगर हम भी यही सोच के काम करते हैं कि मार्केट नहीं है, कौन इन्वेस्टमेंट करे, तो पब्लिक सेक्टर भी इन्वेस्ट नहीं करती, तो हमारी इकोनॉमी डेवलपिंग क्या वो अंडर डेवलप ही रहती, डेवलपिंग वाला टैग भी नहीं मिलता। तो पॉसिबल क्यों हो पाया? बिकॉज गवर्नमेंट वॉज वर्किंग फॉर द नेशंस वेलफेयर. So the main motive of the PSUs was to provide goods and services that add to the welfare of the country as a whole. For example, schools, hospital, electricity, etc. These services not only enhance welfare of a country's population but also the future prospects of economic growth and development. Right? So we can say that कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने, पब्लिक सेक्टर ने काफी काम करने की कोशिश करी है। ये सारा जो आप डेवलपमेंट दे रहे हो, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, फ्लाईओवर्स, डैम्स, ये सब कैसे पॉसिबल है? क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर ने लीड लिया, इनिशिएटिव लिया। सो वी कैन नॉट इग्नोर दैट, राइट? सो ऑल ऑफ यू क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों लिखने हमें आने चाहिए। क्लियर? आगे बढ़े, पक्का? चलो। लॉन्ग जेस्शन प्रोजेक्ट्स, इसका मतलब क्या होता है? बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के प्रोजेक्ट्स हुआ करते थे, ऐसी प्रॉफिट नहीं। अभी तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और भी ज्यादा हो गई, तब इतनी नहीं थी। तब तो कितने कम समय में सारी चीजें बन जाती, तब तो और टाइम लगता था। तो एकदम इनिशियल एकदम फटाफट प्रॉफिट्स नहीं आते थे, right? So it was not feasible and economical viable for the private sector to invest in the big and the wide projects like basic industries and electricities, roads, railways, as these projects need a very huge initial investment and have a long gestation period. Hence, public sector undertakings use the most appropriate to invest in these projects. तो अभी मैंने आपको बताया कि भाई आसानी से प्रॉफिट नहीं मिलता, लंबे समय में प्रॉफिट मिलता है। लोग के काम कर रहे हो वेलफेयर के लिए, उनको सुविधा प्रोवाइड कर रहे हो बेसिकली, है ना? रोड्स बनेंगे, रेलवेज बनेंगे तो हमारे लिए अच्छा है ना, हमें सुविधा मिल रही है। सो दैट इज वाई इनका जो लॉन्ग ड्यूरेशन रहता था, लॉन्ग टर्म जो प्रॉफिट रहता था, वो हर किसी को पसंद नहीं आता था, राइट? नेक्स्ट क्या था हमारे पास? एक बेसिक फ्रेमवर्क इकोनॉमी का किसने डेवलप किया है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ने। भले कितने भी लॉसेस इनकर कर रहे हो, लेकिन जॉब गवर्नमेंट ही पसंद आती है, होता है ना ये चीज? तो एग्जैक्टली। सो एन इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजी दैट वाज इनहेरिटेड इन द इनिशियल 5-year प्लान वाज दैट द पब्लिक सेक्टर शुड ले डाउन द बेसिक फ्रेमवर्क। हमें पता है कि जब प्राइवेट सेक्टर ने मना कर दिया, और हमारी इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। कैसी इकोनॉमी है? मिक्स्ड इकोनॉमी, मतलब दोनों को साथ में मिलकर काम करना है। ये चीज तय हुई थी कि दोनों को साथ में मिलकर काम करना है। एक मिक्स्ड इकोनॉमी हमारे पास हमें देखने को मिल रही है। तो प्राइवेट सेक्टर ने बोल दिया भाई हम नहीं कर पाएंगे, तो पब्लिक सेक्टर ने क्या बोला? डोंट वरी, वी विल ले द फाउंडेशन, वी विल लीड फ्रॉम द फंड, और आप लोग हमें आके ज्वाइन करो, राइट? सो दैट इज वाई हमें क्या बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं अगर मैं बेसिक फ्रेमवर्क की यहाँ पे बात कर रही हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या बात की जा रही है? हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट एक तरीके से एक पाथवे रेडी करे और पब्लिक सेक्टर उसको फॉलो करे। क्लियर? समझ आ गया? इसका स्क्रीनशॉट लेना है सभी को जल्दी से। Done students? Okay. Next we have is socialistic track. इसका मतलब क्या होता है कि सोसाइटी के बारे में जब हम बात करते हैं, we are working for the society. We मतलब public sector undertakings. So in the initial years after independence, Indian planners and thinkers were more lean towards socialistic pattern. It was justified on the rational ground that if the government controls the productive resources and production, then it won't mislead the country's economic growth. This was the basic rationale to set up PSUs. These PSUs produce goods not according to the प्राइस सिग्नल्स बट अकॉर्डिंग टू द सोशल नीड्स एंड इकोनॉमिक वेलफेयर ग्रोथ। तो अगेन यहाँ पे जब हम सोशल की वेलफेयर की बात कर रहे हैं तो हम प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे। तो जितना भी काम हो रहा है वो प्रॉफिट के लिए नहीं, लोगों की भलाई के लिए हो रहा है। इसी चीज को यहाँ पे लिखा है। रिड्यूस इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। सो एज यू ऑल नो कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का ये भी काम था कि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयज को हम लोग काम दें, employment opportunities को बढ़ाएं। So it was assumed that in order to reduce inequalities of income, inequalities of income कैसे reduce होगी? जब लोगों के पास income आएगी, कैसे आएगी? काम करके, right? Eradicate poverty and to raise the standard of living, government sector should invest in economy via PSUs. Yes? Question number 17 है मेरे पास। Explain how import substitution can protect domestic industries. A very very important question. ये NCERT का क्वेश्चन है,
सेम क्वेश्चंस मैं आपको बोल रही हूँ कि ऐसे सेम क्वेश्चंस आपको कहाँ देखने को मिल सकते हैं स्टूडेंट्स, इन योर सीबीएसई बोर्ड। सेम लैंग्वेज उठाई जाती है, सेम चीज पूछी जाती है और आपको लगता है ये कहाँ से आ गया। सो दैट इज वाई स्टूडेंट्स बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बहुत सिंपल है, दोनों पार्ट्स को ब्रेक कर दो। इंपोर्ट अलग है, सब्स्टिट्यूशन अलग है। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज का बाहर से इंडिया में आना, दैट इज इंपोर्ट। एंड सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है कि किसी चीज को एक्सचेंज करके यूज करना। ठीक है, तो हम क्या चाहते थे कि इंपोर्ट्स का सब्स्टिट्यूशन हमें ढूंढना है। वो कैसे होगा, जब चीजें बनेंगी मेड इन इंडिया। जो हमारी गवर्नमेंट आजकल बोलती है आत्मनिर्भर बनिए, वोकल फॉर लोकल, मेड इन इंडिया चीजों को यूज करिए। इसका मतलब क्या है, हम चाहते हैं कि हमें बाहर से कोई सामान ना बुलाना पड़े, जो भी सामान मुझे बाहर से बुलाना पड़ रहा है उसको यहीं पे बनाओ। अगर बाहर वाले बना सकते तो हम क्यों नहीं, राइट? क्योंकि ऐसा तो नहीं कि पहले हम लोग सेल्फ रिलायंट नहीं थे, वी वर सेल्फ रिलायंट बिफोर ब्रिटिशर्स। मैंने आपको 3 चीजें बताई इकोनॉमी के बारे में, हम लोग बहुत ज्यादा प्रॉस्परस थे, हम लोग सेल्फ रिलायंट थे, और साथ ही में हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज वर्ल्ड फेमस थी। ये 3 चीजें हमने पढ़ी हैं। जब मैं कह रही हूं आपसे कि अगर हम लोग यहाँ पे ही सामान बुला लेंगे, सारी चीजें खुद ही बना लेंगे, तो हमें किसी और देश पर निर्भर नहीं करना पड़ेगा, बल्कि हम लोग अपने गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट करेंगे। हमारा फॉरेक्स यानी फॉरेन करेंसी रिजर्व्स ये बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या होता है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का बेसिक सा फंडा यही कहता है स्टूडेंट्स कि हम चाहते हैं कि जितना भी हमारे सब्स्टिट्यूट्स, जितना भी इंपोर्ट हम लोग यहाँ पे लेके आ रहे हैं, उसका सब्स्टिट्यूट आप घर पे बनाइए। मतलब आप डोमेस्टिक इंडस्ट्री अपनी डेवलप करिए, घर पे चीजें बनाइए, आपको बाहर से मंगाने की जरूरत कुछ नहीं है। इसका एग्जाम्पल क्या है, अभी हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे। हमारे पास 75% ऑफ द पॉपुलेशन वाज इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर, लेकिन उसके बाद भी हम लोग ढंग से खाना नहीं बना पा रहे थे, हम लोग के लिए खुद के लिए सफिशिएंट नहीं हो पा रहे थे फूड ग्रेन्स। तो मुझे बाहर से सामान यानी बाहर से फूड ग्रेन्स मंगाने पड़ रहे थे। जब 75% ऑफ द पॉपुलेशन इन्वॉल्व है, तो मुझे बाहर से क्यों मंगाने की जरूरत पड़ रही है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो क्या बोला, इसको हमें इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, हम खुद ही अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनाएंगे। तो अब आप देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन आया, हम लोग सेल्फ रिलायंट है, हमें एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए तो किसी और पर निर्भर करने की जरूरत नहीं है। सो दैट इज वाई इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का बेसिक सा फंडा यही है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को इतना अच्छा बनाओ कि वो हम लोग खुद ही सारी चीजें बनाएं, हमें किसी और वर्ल्ड के किसी भी कंट्री की जरूरत ना पड़े। ऑफकोर्स इंटर रिलेटेडनेस, ग्लोबलाइजेशन रहेगा, हर एक चीज बनाना पॉसिबल नहीं, लेकिन जो चीज हम पॉसिबल है उसको तो डेफिनेटली हमें करना चाहिए। ओके चलो, in the initial 7 5-year plans, India opted for import substitution strategy, which resulted in discouraging the imports of those goods that could be produced domestically. Again, मेरा मतलब ये नहीं कि मैं सब खुद ही बनाऊं, लेकिन जो पॉसिबल है एटलीस्ट वो तो इंडिया खुद बना ले, किसी और पर निर्भर ना हो। Import substitution strategy not only reduces economy's dependency on other country or foreign goods, but also provides impetus to the domestic firms. मतलब domestic firms को भी काफी ज्यादा प्रमोट करता है। Government provides various financial encouragements, incentives, licenses to domestically produce more domestically. Make in India campaign, स्टार्टअप इंडिया कैंपेन, वोकल फॉर लोकल, ये सारी चीजें क्या हैं कि भाई यहाँ पे आप सामान बनाइए, गवर्नमेंट हेल्प करने को रेडी है, आपको लोन्स प्रोवाइड करेगी, आपको सब्सिडीज प्रोवाइड करेगी, आपको इंसेंटिव्स देगी। गवर्नमेंट इतना सब कुछ क्यों कर रही है, टू एनकरेज पीपल, जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए एनकरेज किया था, है ना। हाई यील्डिंग सीड्स लीजिए, आप वैरायटी सीड्स लीजिए, आपको सब्सिडीज मिलेगी, आप फर्टिलाइजर्स लिए, आपको सब्सिडाइज रेट पे मिलेगा। क्यों किया था गवर्नमेंट ने, ताकि लोग एक तरीके से इनिशिएटिव ले। सेम चीज गवर्नमेंट अब कर रही है, आपको इनिशिएटिव लेने के लिए फोर्स कर रही है कि नहीं यार आप खुद से एक एंटरप्रेन्योर बनिए, चीजें बनाइए, मेड इन इंडिया करें हर एक चीज। क्यों, बिकॉज वो चाहते हैं कि इंडिया सेल्फ रिलायंट बने, इसलिए आपको एनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट इतने सारे इंसेंटिव्स वगैरह का यूज करती है। क्लियर, एवरीवन विल क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। जल्दी से सभी को स्क्रीनशॉट लेना है, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है हमारा टाइम। ओके चलो, this would not only allow the domestic producers to sustain but also enables them to grow as they enjoy their protective environment. तो इनिशियल ईयर्स में हमने क्यों कोशिश करा, हम ग्लोबलाइजेशन में क्यों नहीं गए, बिकॉज हम चाहते थे कि अभी अभी हमारे इंडिया के प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं नहीं, हमारे पास पैसे नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, तो पहले हम लोग खुद को प्रोटेक्ट करके पहले डेवलप कर लें, है ना। अगर मुझे किसी फाइट में जाना है तो पहले मैं खुद में काम करूंगी, है ना, वर्कआउट करूंगी, कोशिश करूंगी, हेल्दी खाना खाऊंगी कि मुझे पता है कि आई हैव टू फाइट। फिर जब मैं रेडी हो जाऊंगी तब हम मैदान में उतरेंगे। सेम चीज हमारे यहाँ पे हुआ था। जब हम इंडिया की बात करते हैं कि सबसे पहले हमें खुद को डेवलप करना बहुत जरूरी है, तभी तो हम लोग मेन
प्लेग्राउंड पर उतर पाएंगे जहाँ पे विल फाइट विद इंटरनेशनल मार्केट स्टैंडर्ड। सो दैट इज वाई ग्लोबलाइजेशन का मतलब अलग रहता है कि हम चाहते हैं कि पूरा वर्ल्ड ट्रेड करे, लेकिन हम उस टाइम पे क्या बोलते थे, हमें ट्रेडिंग नहीं करनी। अभी अभी ब्रिटिशर्स को बड़ी मुश्किल से भगाया है, हम लोग कब कर रहे हैं हमारी क्लोज इकोनॉमी, पहले हम खुद डेवलप हो जाएं, फिर हम आपसे लड़ेंगे, फिर हम मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को उतारेंगे। तो इसलिए इनिशियल ईयर्स में डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी था। तो इसलिए हमने क्या किया, हम लोग प्रोटेक्ट करते थे खुद को और हम लोग इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे काम करते थे। Fine. So they need not to fear any competition and also not to worry about their market share as license gives them the monopoly status in the domestic market. उस टाइम पे लाइसेंसिंग सिस्टम चलता था, अगर आपको लाइसेंस मिल गया गवर्नमेंट सेक्टर से तो ही आप वो चीज़ बना सकते हो, तो लाइसेंस मिलना इतना आसान नहीं होता था। तो उस टाइम पे आप मोनोपोली इंजॉय कर लिया करते थे, तो आपके पास पूरा स्कोप था डेवलप होने का, क्योंकि अभी कोई कॉम्पिटिशन नहीं है ना। स्कूल लाइफ भी ऐसे ही है, स्कूल लाइफ में भी ऐसा कोई ज्यादा कंपटीशन, कोई ऐसे करियर की टेंशन वगैरह नहीं रहती। जैसे ही आप कॉलेज में एंटर करते हो आपको अब बिल्कुल ऐसा कर दिया जाता है, अब आप रेडी हो, आप जाओ। तो स्कूल लाइफ आपको प्रिपेयर करता है ना, प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट, टीचर्स हैं, सब है। वंस यू आर इन कॉलेज नोबडी केयर्स अबाउट यू, यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड यू विल हैव टू बिल्ड योर ओन करियर। वो रहता है आपका, समझ लो, इंटरनेशनल मार्केट। और डोमेस्टिक मार्केट क्या हो गया आपका, ये स्कूल। तो स्कूल में जितना डेवलपमेंट हो जाए, आपको रेडी कर दें, आपकी पर्सनालिटी डेवलप कर दें, फिर तो उसमें सिर्फ एनहांसमेंट होता रहता है। लेकिन जो बेस जो आपका तैयार होता है पर्सनालिटी का, वो आपका स्कूल में ही रेडी होता है, राइट। Being monopolistic, they earn more profits and invest continuously and always look for new and innovative techniques. This gradually improves their competitiveness, and when they are exposed to international market, they can survive and compete with their foreign काउंटर पार्ट्स। तो इसका मतलब क्या था कि पहले हम आपको रेडी कर रहे थे ताकि फिर आप अच्छे अच्छे कॉलेज वगैरह में जाओगे तो यू नो हाउ टू मेक योर ओन प्लेस। सिमिलरली जब हम इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करते हैं, जब इंडिया खुद पे काम करता गया और अब जब अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में लेके आता है इंटरनेशनल मार्केट में, तो वो सस्टेन कर पाता है। सो दैट इज वाई इनिशियली इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन को बेनिफिट देने के लिए इतने ज्यादा इंसेंटिव्स और कंसेशन वगैरह दिए गए, राइट। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी जल्दी से। डन। Question number 18. Why and how was private sector regulated under the IPR 1956? तो आपको पता है कि भाई हमारा एक तरीके से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी आया है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है, रिफॉर्म्स आए हैं 1956 में। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी रिफॉर्म्स आए और साथ में हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी रिफॉर्म्स आए, जहाँ पे हमने इंडस्ट्रीज को 3 शेड्यूल्स में बांट दिया था, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी एंड शेड्यूल सी में, राइट। उसी की बात यहाँ पे कर रही है। So under the IPR 1956 was adopted in order to accomplish the aim of stating control the commanding heights of economy. This policy was aligned with the Indian economy inclination towards socialistic pattern of system of Soviet Union. According to this resolution, industrials were classified into following 3 categories. तो हमने जो इंडस्ट्रीज थी उनको 3 कैटेगरीज में बांट दिया था। पहली जो कैटेगरी थी हम उसको क्या बोलते हैं, शेड्यूल ए, इंडस्ट्रीज दैट आर एस्टैब्लिश्ड एंड ओन्ड एक्सक्लूसिवली बाय द पब्लिक सेक्टर। यानी जितना भी काम काज है, जो भी है, इसमें प्राइवेट सेक्टर का जीरो इन्वॉल्वमेंट है। ये पूरा सोशलिस्टिक पैटर्न है जो सिर्फ और सिर्फ वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए काम करता है। यहाँ पे बिल्कुल भी प्रॉफिट मेकिंग का ध्यान नहीं है। जितना भी है, जो भी है, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही सब चीजें देखेंगी। ये किसकी होती है, जब मैं बात कर रही हूँ मेरा कैटेगरी नंबर 1 की। क्लियर। इसका जल्दी सभी को स्क्रीनशॉट लेना है। डन। Category number 2, industries in which public sector will perform the primary role while the private sector will play the secondary role, which means the private sector supplements the public sector in these industries. Second, जो हमारा category number 2 होता है, इसमें क्या रहता है कि ये वाला मिक्स्ड इकोनॉमी जैसे फंक्शन करता है। मेजर रोल जो रहता है आपका पब्लिक सेक्टर प्ले करता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर भी आपकी हेल्प करता है। लास्ट कैटेगरी है मेरे पास कैटेगरी नंबर 3, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केड्यूल सी। इसमें क्या होता है, जो इंडस्ट्रीज जो कैटेगरी नंबर 2 में इन्वॉल्व नहीं होती हैं, वो बच जाता है मेरा एक तरीके से पूरा का पूरा प्योरली प्राइवेट सेक्टर। एंड दीज इंडस्ट्रीज दैट वर लेफ्ट टू द प्राइवेट सेक्टर, द गवर्नमेंट ओन्स एन इनडायरेक्ट कंट्रोल बाय द वे ऑफ लाइसेंस, है ना। तो ऑफकोर्स गवर्नमेंट एकदम से डायरेक्टली पार्ट नहीं है, लेकिन क्या बात आती है इसमें लाइसेंसिंग सिस्टम की, और लाइसेंस इतना आसानी से मिलता नहीं था। So that is why in order to initiate a new industry, private entrepreneurs should obtain license. License का मतलब क्या होता है, एक रिटर्न परमिशन जो डॉक्यूमेंटेड आपको मिलता है कि हाँ आप ये वाला जो गुड्स हैं आप बना सकते हो। और ये किससे मिलता है, गवर्नमेंट से ही मिलता है।
So by licensing system, tax holidays and subsidies, government can promote industries in a backward region. तो क्या होता था, गवर्नमेंट चाहते थे कि कहीं ना कहीं जो बैकवर्ड रीजन है ना वहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हो, तो उसके लिए वो क्या करते थे, उनको ज़्यादा लाइसेंस देते थे जो गाँव में जाके या बैकवर्ड रीजन्स में ज़्यादा इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए रेडी हो जाते थे। ठीक है, क्लियर। सो इन दिस क्या होता था, वी यूज्ड टू प्रमोट welfare and development of that region and this was supposed to reduce regional disparities. Regional disparities मतलब कि आप देखते हो ना एक पर्टिकुलर रीजन डेवलप नहीं हो रहा, बाकी सब डेवलप हो रहे हैं, तो हम चाहते थे कि डेवलप ओवरऑल हो, ओवरऑल डेवलपमेंट हो। सो दैट इज वाई गवर्नमेंट चाहता था कि लाइसेंस उन्हीं इंडस्ट्रीज को मिले जो कहीं ना कहीं बैकवर्ड रीजन्स में जाके इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए रेडी हो। क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी जल्दी से। तो ऐसे हमने 3 इंडस्ट्रीज में उसको बांट दिया था, कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 2 एंड कैटेगरी नंबर 3। Clear? Further, in order to expand the scale of production, private sector needs to obtain license from government and this was supposed to keep a check on the production of goods and are socially understandable and unwanted. Hence, the state fully controlled the private sector either directly or indirectly. तो of course licensing system में भी indirect control तो government का है ही, because अगर government का मन नहीं करेगा तो license नहीं देगी। So that is why कहीं ना कहीं government का directly और indirectly control हमेशा रहा ही है। Right? इसका screenshot ले लीजिए। डन, पक्का, आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 19, ये वाला क्वेश्चन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन ही मेरे पास बहुत देखने को मिलते हैं। प्राइम मिनिस्टर हमें गिवन है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट गिवन है, कोटा हमें गिवन है, लैंड रिफॉर्म्स गिवन है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स गिवन है और सब्सिडीज गिवन है। ठीक है, एक है सीड्स दैट गिव लार्ज प्रपोर्शन ऑफ आउटपुट, ये तो बहुत सिंपल है, सीड्स की बात हो रही है, यहाँ पे भी सीड्स है तो मुझे पता है 5 का तो यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट कैन बी इंपोर्टेड, कौन सी गुड्स को हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं, वो मेरा हो गया कोटा, बिकॉज कोटा सिस्टम क्या होता है, एक पर्टिकुलर सेक्शन ही आप इंपोर्ट कर सकते हो। चेयरपर्सन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, ये रहते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, अब क्या हो गया, नीति आयोग बन गया उसकी जगह। राइट, द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द इकोनॉमी इन 1 ईयर इज अगेन जीडीपी। फिर बचा क्या हमारे पास, इंप्रूवमेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्टिविटी, उसके लिए हम लोग सब्सिडीज प्रोवाइड करते हैं। राइट, एंड देन द मॉनिटरी असिस्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट फॉर द प्रोडक्शन एक्टिविटीज, उसके लिए वी हैव डिफरेंट लैंड रिफॉर्म्स ऑल्सो। तो एक तरीके से हमें क्या समझ में आ रहा है, फील्ड होगा तो लैंड रिफॉर्म्स है और मॉनिटरी असिस्टेंस क्या हो जाएगा, सब्सिडीज। क्लियर, लेट्स सी सही किया है क्या हमने, तो बिल्कुल सही है। प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं, चेयरपर्सन ऑफ प्लानिंग कमीशन। जीडीपी क्या होता है कि विद इन द ईयर कितना हमने प्रोडक्शन किया फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, उसकी मॉनिटरी वैल्यू को हम लोग कंसीडर करते हैं। कोटा मतलब क्या होता है, कोटा जैसे कट ऑफ समझ लो, है ना, कि इतना ही कट ऑफ क्लियर होगा तो ही हम आपको अंदर आपको जॉब देंगे। तो सिमिलरली इसमें भी क्या होता है, पर्टिकुलर अगर 100 गुड्स हैं उसमें सिर्फ कोटा क्या है कि सिर्फ 20 गुड्स को ही आप लोग इंडिया में लेके आ सकते हो, बाकी के गुड्स आपको खुद प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। तो ये क्या होता है, कोटा सिस्टम। लैंड रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है, जब फील्ड के डेवलपमेंट के लिए आप कुछ काम कर रहे हो, दैट इज इंप्रूवमेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का मतलब क्या होता है, ऐसे सीड्स जो बहुत ही ज्यादा लार्ज प्रोडक्टिविटी करते हो। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, सब्सिडीज। सब्सिडीज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि आप लोग मॉनिटरी असिस्टेंस देना चाहते हो, जो कौन देता है, गवर्नमेंट देती है। क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। तो ये क्या है, मेरा बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन आपको इस टाइप के क्वेश्चंस डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी। तो आप देख सकते हो कि टू द पॉइंट इसका आंसर है, अगर आता है तो आता, नहीं आता तो नहीं आता। और ऐसे क्वेश्चंस मुझे बड़े अच्छे लगते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस के आंसर मुझे सामने ही मिल जाते हैं। राइट, अगर मुझे कीवर्ड पता हो तो। समझ आया, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी क्विकली। डन स्टूडेंट्स, क्लियर, पक्का समझ आ गया। सो विद दिस हम खत्म करते हैं हमारा ये वाला पार्ट बी ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस। होपफुली स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा कि एनसीईआरटी को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। मैंने आपको क्लियरली बोल दिया कि ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल बोर्ड में आने के चांसेस हैं, तो एनसीईआरटी को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। पहले ही बता चुकी हूँ कि रिफ्रेशर्स हमारी हेल्प के लिए होती है, लेकिन एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस हमारे आते हैं, लेकिन क्योंकि हम एनसीईआरटी को कभी देखते ही नहीं है खोल के, हमें लगता है कि यार ये कौन सा क्वेश्चन मेरे पास आ गया। पूछा सेम चीज है लेकिन उसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो चेंज कर दी जाती है। सो दैट इज वाई स्टूडेंट्स यू कैन नॉट इग्नोर एनसीईआरटी।
क्लियर स्टूडेंट्स? तो आपको ऐसे ही बिल्कुल पढ़ना है अच्छे से और सारे वीडियोस आपको देखने हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस वाले, तो डेफिनेटली बिकॉज उसको स्किप नहीं करना है। एज यू ऑल नो स्टूडेंट्स की मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर हम बात करें स्टूडेंट सीबीएसई की, हम कवर करते हैं क्लासेस किंडर गार्डन से लेके क्लास 12 तक, एंड वी आल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहां पे हम कवर करते हैं क्लासेस 6 से लेके क्लास 12, राइट। सीबीएसई के अलावा डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम कवर करते हैं, दैट इज दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। एंड उसके अलावा स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश का भी कोर्स देखने को मिल जाता है। हमें सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पे आपको डेफिनेटली फॉलो करना है, चाहे वो मेरा फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो या ट्विटर हो। वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। एंड ऐसे ही आपको बहुत अच्छे से आना है, बिल्कुल बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स पर। सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।